So, okay, now today we are going to start with the valence bond theory of covalent bond. जैसे कि वेसेपर थ्योरी है, वेसेपर थ्योरी ने शेप्स वगैरह तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कुछ एक मॉलिक्यूल्स की, हालांकि कुछ एक ड्रॉबैक हैं अभी भी। ठीक, वो ड्रॉबैक्स आगे बढ़ेंगे हम कि उसको ओवरकम किया है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने। ओके, बट आज हमने जो थ्योरी पढ़ी दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसने कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ठीक, तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन सबसे पहले हमने पढ़नी है इन टर्म ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन। जैसे हम कहते हैं कि दो एटम कंबाइन करके आपस में मॉलिक्यूल तब बना सकते हैं जब एनर्जी डिक्रीज कर रही हो, जब दोनों को कंबाइन होने से कोई फायदा हो रहा हो, दैट विल बी डिक्रीज इन एनर्जी। ओके, तो अब पढ़ते हैं एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म में कि कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, क्या होना चाहिए एनर्जी के अकॉर्डिंग कि कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे पता लगाएंगे कि दो एटम जब आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे वो एनर्जी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ओके, इसमें है व्हेन टू एटम्स कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर द न्यू फोर्सेस कम्स इनटू प्ले। जब दो एटम एक दूसरे के नियर बाय आने शुरू करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करते हैं, क्लियर, तो दो फोर्सेज हैं जो प्ले में आ जाती हैं। ठीक है, दो नई फोर्सेज जो प्ले में आ जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है द फोर्स ऑफ रिपल्शन और दूसरी है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे? द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ दीज कंबाइनिंग एटम्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज कंबाइनिंग एटम्स। जैसे मान लो दो एटम आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इन दोनों के जो न्यूक्लियस है ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और सिमिलरली जो उनके इलेक्ट्रॉन है, जो उनके आउटर मोस्ट शेल में है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, लाइक दिस, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा लाइक दिस। ओके, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा लाइक दिस। ठीक है, क्लियर। मतलब जब भी दो एटम्स आपस में करीब आएंगे एक दूसरे के बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनके बीच में रिपल्शन, क्या नई रिपल्शंस जनरेट होती हैं। ओके, सिमिलरली कुछ नई अट्रैक्शंस भी जनरेट हो जाती हैं। जैसे जो पुराने एटम का न्यूक्लियस है वो नए एटम के इलेक्ट्रॉन को, तो ये पॉजिटिव है, नए एटम का इलेक्ट्रॉन, जो नए एटम का इलेक्ट्रॉन जो उसको अप्रोच कर रहा है उसका इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही गुड होगा ना, इवनिंग सर। उसको अट्रैक्ट करेगा। गुड इवनिंग चरणजोत, क्लियर। ये जो नया आपके पास इलेक्ट्रॉन एटम आ रहा है उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो ये वाला न्यूक्लियस, इस पुराने वाले एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट ही करेगा ना, क्लियर। सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन को ये वाला न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है। तो जब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करते हैं, देन एट दैट टाइम क्या होता है, नई अट्रैक्शन फोर्सेस भी बिल्डअप होती हैं। किस किस के बीच में बिल्डअप होती हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। दीज फोर्सेस टेंड टू डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन फोर्सेस की वजह से क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी। रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है। क्लियर। सो इफ इन अ सिस्टम दीज न्यू फोर्सेस कैन डिक्रीज द एनर्जी, अगर इन दोनों का जो ओवरऑल बैलेंस निकला वो ऐसा निकला कि डिक्रीज इन एनर्जी हो रही है उससे, देन पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एग्जिस्ट, तब पॉसिबिलिटी है कि केमिकल बॉन्ड बन सकता है। ओके, एंड इफ दीज फोर्सेस, जो इन दोनों का ओवरऑल सम निकला, इफ दीज फोर्सेस लीड टू इंक्रीज इन एनर्जी, अगर इन दोनों का ओवरऑल सम इंक्रीज इन एनर्जी की तरफ निकला तो केमिकल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर। ये जो नई फोर्स ऑफ रिपल्शन और नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई, अगर इन दोनों का जो ओवरऑल सम निकला वो डिक्रीज इन एनर्जी हुआ तो केमिकल बॉन्ड बनेगा इन दोनों एटम के बीच में जो आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। और अगर फोर्स बढ़ा, एनर्जी बढ़ी, आपस में एक दूसरे को अप्रोच करने पे उनकी एनर्जी बढ़ी, तो केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता उन दो एटम्स के बीच में जो दोनों एटम आपस में एक दूसरे को बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। अब इस थ्योरी को हम विद एन एग्जांपल थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरे हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों ने पहले आपस में एक दूसरे को अप्रोच किया है, उसके बाद आपस में बॉन्ड बना के H2 एटम बनाते हैं लाइक दिस। ओके, क्लियर।
अब इसमें देखते हैं, सपोज वी हैव टू हाइड्रोजन एटम्स ए एंड बी केप्ट एट इन्फिनिटी। पहले ये दोनों बहुत दूर दूर पड़े हैं एक दूसरे से, एक इधर से इधर आ रहा है, एक इधर इधर से आपस में नियर बाय आ रहे हैं दोनों, ओके, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। जब वो दोनों इन्फिनिटी पे हैं तो आपस में एक दूसरे पे ना तो कोई अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ना ही कोई रिपल्शन लगा रहे हैं। बट एज दे बिगेन टू कम क्लोजर, द फॉलोइंग न्यू फोर्सेज विल स्टार्ट ऑपरेटिंग। जैसे जैसे वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू होंगे तो नई फोर्सेज कौन कौन सी आनी शुरू हो जाएंगे उनके बीच में। जैसे इन्होंने बोला, यहाँ पे इन्होंने, ये रहा एक हाइड्रोजन का एटम, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको चलो हाईलाइट नहीं मैं करता, ठीक, ये उसका न्यूक्लियस है दूसरे वाले का। जैसे मान लो दिस इज ए, दिस इज एटम ए, हाइड्रोजन ए, दिस इज हाइड्रोजन बी, क्लियर। तो अब देखो क्या क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ए, हाइड्रोजन ए का न्यूक्लियस ये है, एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, ये वाला न्यूक्लियस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को, इसको इसको ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, लाइक दिस, ठीक। तो ये नई अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हुई जब दोनों ने एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू किया। हाँ। सेकेंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। अब बी वाले का न्यूक्लियस बी ए वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये भी नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस्टेब्लिश हुई, ठीक। उसके बाद फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों सेम चार्जेस वाले हैं, तो जब ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो सिमिलर वाले चार्ज जो है वो आपस में रिपेल होंगे, यू नो दैट। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑफ बी को रिपेल करता है, ओके। सिमिलरली न्यूक्लियस ऑफ ए, हाइड्रोजन ए का जो न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन बी का जो न्यूक्लियस है, ये भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो दो नई तरह की अट्रैक्शन फोर्सेस बिल्डअप हुई, और दो नई तरह की, ये दो नई तरह की रिपल्सिव फोर्सेस बिल्डअप हो गई जब दो हाइड्रोजन एटम्स ने आपस में एक दूसरे को अप्रोच किया, ओके। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज फोर्सेस इज गिवन इन फिगर। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर देन दैट ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस। हालांकि देखने में लग रहा है कि दो नई रिपल्सिव फोर्सेस आई और दो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस आई, ठीक है, क्लियर। मतलब ओवरऑल जीरो बन रहा है ना इसका, लग रहा है, ठीक। बट जो मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस का आता है, इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से किया हुआ है। हालांकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम यहाँ नहीं करेंगे, वो ज्यादा कम्बरसम हो जाएगा आपका, वो हायर क्लासेस में होती है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर देन दैट ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस। तो इन चारों फोर्सेस में ओवरऑल जो इनका सम निकला, उसमें क्या निकला कि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा थी रिपल्सिव फोर्सेस से। एज अ रिजल्ट, जब मैंने क्या बोला था, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन एनर्जी और केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। इसी की वजह से एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम किसको बोल रहे हैं, इन दोनों को आपस में अप्रोच करने को सिस्टम बोल रहे हैं। इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज कर गई। एनर्जी डिक्रीज करना स्टेबिलिटी के लिए अच्छा होता है, ओके। और जब कोई चीज स्टेबल होती है तो ऑटोमेटिकली वही स्टेट रहने की कोशिश होती है, ठीक। तो अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म हो गया, ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखते हैं हम। द पोटेंशियल एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर शोन ग्राफिकली इन द फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज। इस नेक्स्ट पेज पे मैंने ये वाला दिखाया हुआ फिगर आपको, क्लियर, कि पोटेंशियल एनर्जी में कैसे चेंज आ रहा है। देखो, पहले ये दो हाइड्रोजन, मान लो ये एच ए है, ये एच बी है, जब इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस अभी इन्फिनिटी है, तब ये आपस में एक दूसरे को ना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तब इन दोनों के बीच में जो सिस्टम बन रहा है, इसके और इसके बीच में जो सिस्टम बन रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा। मतलब ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो उस टाइम सिस्टम की एनर्जी कितनी होनी चाहिए लॉजिकली, उस टाइम सिस्टम की एनर्जी होनी चाहिए जीरो। तो इन्फिनिटी पे मान लो ये वाला पॉइंट है जीरो, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल एनर्जी ली है, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस लिया है, इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को लिया, मतलब इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस। जब तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मान लो डिस्टेंस यहाँ पे इन्फिनिटी है, उस टाइम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, जीरो। ये पॉइंट जो है वो जीरो लिया, ऑरिजिन ये है, ये नहीं है, ये नेगेटिव वाली साइड है, ओके। तो जीरो पॉइंट एनर्जी ये है।
ठीक, जब इन्फिनिटी डिस्टेंस है तब उसकी एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 0, क्योंकि दोनों के बीच में जो सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ है वो अभी हुआ ही नहीं है लॉजिकली देखा जाए। ठीक, जैसे जैसे ये एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, वही अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस आपस प्ले में आना शुरू हो देंगी। ठीक है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस कम्स इनटू प्ले। बट हाइड्रोजन के दोनों एटम्स के केस में हमने क्या बोला कि जो ओवरऑल जीतता कौन है, अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो जैसे जैसे ये एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करेंगे वैसे वैसे इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से, तो इनकी सिस्टम की एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम हो रहा है, इस साइड को जाने पे डिस्टेंस कम हो रहा है ना, जैसे जैसे ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनके बीच में जो सिस्टम बन रहा है, जैसे मान लो जैसे अप्रोच करते करते मान लो अब यहाँ यहाँ तक आ चुके हैं एक दूसरे के करीब, ऐसे इनके बीच में डिस्टेंस डी रह गया, ये एच ए है, ये एच बी है। ओके, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे अप्रोच करते गए एक दूसरे को वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज करती गई, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा थी। और एक डिस्टेंस आएगा जिसको डिस्टेंस डी बोलेंगे, विच विल बी द बॉन्ड लेंथ। दिस इज द बॉन्ड लेंथ, जो एक्चुअल में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें दो हाइड्रोजन एटम जो ऐसे जुड़े होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ डी, उसकी बात हो रही है। जब ये बॉन्ड लेंथ अचीव हो जाएगी उस टाइम उस हाइड्रोजन मॉलि उन दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जो सिस्टम बना, मतलब जो मॉलिक्यूल बन गया है ये, उस टाइम वो मिनिमम पॉइंट एनर्जी पे होगा अपनी। उस टाइम उस सिस्टम की, जिसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे बाद में, एनर्जी जो है वो कितनी है, मिनिमम, उससे मिनिमम एनर्जी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो दोनों हाइड्रोजन के एटम है, दो आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, वो उसी कंडीशन में एज इट इज रेस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी उस कंडीशन में सबसे मिनिमम एनर्जी है जो वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो अपनी मिनिमम एनर्जी पे आ गए, दैट्स इट, अब वो हैप्पी हैं, उससे फर्दर वो आपस में एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके खत्म। तो इनके दोनों के बीच में अब डिस्टेंस डी रहेगा। क्लियर, जो उनकी बॉन्ड लेंथ है, दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है जब वो बाउंडेड होते हैं उसको बोलते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ। क्लियर, और ये बन गया मॉलिक्यूल। ठीक, अब अगर मान लो आपने जबरदस्ती इन दोनों को और एक दूसरे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे में और धकेलना शुरू कर दिया, जैसे मान लो यहाँ पे डी में आके ये रुक गए थे, क्योंकि ये इस स्टेट में इनकी मिनिमम एनर्जी आ गई। अगर आपने इनको और धकेलना शुरू कर दिया इनकी आपस में एक दूसरे की तरफ, तब क्या होगा, तब एनर्जी फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्योंकि तब जो अगर डिस्टेंस डी से कम करोगे, आप दो एटम के बीच में डिस्टेंस डी से कम करने की कोशिश करोगे, तो रिपल्सिव फोर्सेस जो होंगी वो अट्रैक्टिव फोर्सेस पे हैवी होना शुरू हो जाएंगे। तब क्या होगा, तब उन इस सिस्टम की एनर्जी फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मींस सिस्टम इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे ही स्टेबल है। ओके, जो कि उसकी बॉन्ड लेंथ है, जो हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ होती है, ये वाली। ठीक है, उसी पे वो अपनी मिनिमम एनर्जी में है और उसी में रहना चाहेगा, ना उससे कम, क्योंकि उससे कम जाता है तो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है उन दोनों के मॉलिक्यूल के सिस्टम की, सॉरी उन दोनों के एटम का जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी। ठीक है, अगर उससे ज्यादा रहता है फिर भी इंक्रीज कर रही है, तो इस डिस्टेंस पे रहना वो पसंद करेंगे। ठीक है, और जिस डिस्टेंस पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई और मिनिमम वैल्यू अपनी अचीव कर गई, ठीक है, वही डिस्टेंस क्या होगा, वो वाला डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे वो बॉन्ड बनाते हैं, विच इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। डी नॉट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ एंड ई इज द बॉन्ड एनर्जी। उस टाइम जो उस सिस्टम में एनर्जी आ जाएगी, जो दो हाइड्रोजन एटम के बीच में नया सिस्टम बन गया एट डिस्टेंस डी, उस टाइम उनके बीच में जो एनर्जी आ गई, एनर्जी आई नहीं मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई, जिसको हम बोल रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी। ओके, सो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन है विद इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, ठीक, ये फॉर्मेशन समझ में आई, हाइड्रोजन का एटम कैसे बनता है ये फॉर्मेशन समझ में आई आदित्य, क्लियर है, हाँ जी सर। ये ग्राफ क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ग्राफ ये। सर मैंने थोड़ा सा नहीं लगा। देखो इसमें सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन एटम जब इन्फिनिटी पे थे तब उनकी जो उनके बीच में जो सिस्टम बन रहा है, इन दो एटम्स को एक सिस्टम में बोल दिया हम,
अब इन दो एटम्स को जो आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं दीज आर वन सिस्टम। उस टाइम इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है? 0। जब ये इन्फिनिटी पे थे, आपस में एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। जैसे जैसे क्लोज आते जाएंगे, इनके बीच में नई फोर्सेस डेवलप होती जाएंगी, ये वाली जैसे हमने बात की, नई अट्रैक्टिव और नई रिपल्सिव फोर्सेस आनी शुरू हो जाएंगी। और हाइड्रोजन एटम के केस में जब दो एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में जब दो हाइड्रोजन के एटम आपस में एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेटिंग नेचर की होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस से। तो होता क्या है, जैसे जैसे वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे दो एटम, मतलब उनका डी जैसे जैसे कम होता जाएगा, उनके बीच का डी, वैसे वैसे क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन आएगी, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी ऑलरेडी, तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है उनके बीच में से, तो एनर्जी रिलीज होने से क्या होगा, उनके बीच की जो एनर्जी है वो नेगेटिव होती जा रही है। और जब ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डी पे आ जाएंगे, क्लियर, उस टाइम ये अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाएंगे, और वो ऐसे ही स्टेबलाइज हो जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे फिर वो, जिसको हम बोलते हैं H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, बन गया H2 मॉलिक्यूल। अगर इससे कम डिस्टेंस करने की कोशिश करोगे, तो भी कि ये क्या करेंगे, तो भी ये उससे कम डिस्टेंस नहीं करवाना चाहते, वो ये बस अपना डिस्टेंस डी रखना चाहते हैं, अब ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ठीक है, अगर कम करोगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो सिस्टम बना है, अगर मान लो आपने और कम करने की कोशिश की डी को, ठीक है, तो इनके सिस्टम की एनर्जी फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब सिस्टम इस स्टेट में भी स्टेबल नहीं होगा, और उससे पहले जब वो दूर था तब भी वो सिस्टम स्टेबल नहीं था। सिस्टम सबसे स्टेबल कब है, जब उन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है या डी नॉट है। डी नॉट इज दी बॉन्ड लेंथ, क्योंकि दो एटम के बीच में जब वो जुड़ जाएं आपस में, जो डिस्टेंस होता है उनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, उसको उसकी बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जो डी नॉट है उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनते टाइम पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई, 0 से कितनी डिक्रीज होगी, इतनी, ये वैल्यू है ना उसकी डी नॉट पे, तो 0 से कितनी डिक्रीज हुई, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। डिक्रीज 0 से कितनी डिक्रीज हो गई जब उनके बीच में बॉन्ड बना, टोटल, ये जो एनर्जी गैप है इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। गॉट इट तरनजोत? तरनजोत? हाँ जी सर। चलो, अब एक एग्जांपल ऐसे भी लेते हैं जिसमें, मतलब इसी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, अब इसमें ये देखते हैं कि कब मॉलिक्यूल नहीं बनता, जब दो एटम आपस में अप्रोच कर रहे हैं और मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। हम मान लेते हैं, कभी He2 सुना है? नहीं, हीलियम मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं, हीलियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मान लो आपने He2 बनाने की कोशिश करी, कैसे कोशिश करी, आपने एक हीलियम का इलेक्ट्रॉन, हीलियम का एटम पकड़ा और दूसरा हीलियम का एटम पकड़ा। हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी ये He है, Hea है, ये Heb है, हीलियम एटम बी, हीलियम एटम ए। इन दोनों को आपने पकड़ के, ठीक है, हाथ में पकड़ा दोनों को, एक हाथ में एक पकड़ लिया, एक हाथ में दूसरा, इन दोनों को आपस में एक दूसरे को के क्लोज लाना शुरू किया कि देखें अब मैं तो आज इनको जोड़ के छोड़ूंगा। ठीक है, आपने इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाना शुरू किया। ठीक, अब क्या होगा, अब कौन कौन सी नई फोर्सेज आएंगी देखते हैं। ये रहा आपका हीलियम एटम ए, ये रहा आपका हीलियम एटम बी। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आए तो क्या हुआ, हीलियम के एटम का ये वाला जो, हीलियम बी का जो ये वाला न्यूक्लियस है, जो हीलियम ए के 2 इलेक्ट्रॉन है, Ea एंड Ea डैश, ये वाला हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का ये वाला जो न्यूक्लियस है, उसने इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मतलब 2 नई अट्रैक्शन फोर्स आ रही हैं इसकी वजह से, इस हीलियम के न्यूक्लियस की वजह से 2 नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बनी, क्योंकि उसने हीलियम ए के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हुए, तो 2 नई अट्रैक्टिव फोर्सेस ये बनी। सिमिलरली हीलियम ए का जो न्यूक्लियस है, वो हीलियम बी के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लाइक दिस, उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? तो टोटल कितने अट्रैक्शन फोर्सेस बनी, नहीं, 4 नई अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो बन रही हैं। ठीक है, सिमिलरली अब देखते हैं नई रिपल्सिव फोर्सेस कितनी कॉन्टेक्ट में आई, कितनी प्ले में आ गई। देखो, हीलियम का ये वाला न्यूक्लियस हीलियम ए का,
दूसरे हीलियम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स। ये वाला इलेक्ट्रॉन हीलियम का ए का इलेक्ट्रॉन हीलियम बी के इस इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन हीलियम बी के इस इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा, ठीक है। सिमिलरली इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा, ठीक, और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा। तो मतलब टोटल नई फोर्सेस कितनी है, रिपल्सिव फोर्सेस कितनी आ रही है, ये देख लो, ये बनाई हुई है 1 2 3 4 ओके एंड 5, ये वाली 5, 5 नई रिपल्सिव फोर्सेस प्ले में आ गई। जब हीलियम के दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, क्लियर, तो क्या होता है उस टाइम 4 नई अट्रैक्टिव फोर्सेस प्ले में आती हैं और 5 नई रिपल्सिव फोर्सेस प्ले में आती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। इन केस ऑफ हीलियम व्हेन टू एटम्स start moving to each other, 4 new forces of attraction and 5 new forces of repulsion come into play. The attractive forces are between the two nuclei and the 4 electrons of two atoms, while out Sir? of repulsive forces, yes, ਸਰ ਜੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ करना। तो फिर हमें फिर मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि दोनों में से अगर मान लो दोनों सेम नंबर में आ रही हैं, जैसे हाइड्रोजन में दोनों सेम नंबर की आ रही थी, अट्रैक्टिव भी ਹਾਂਜੀ 2 बन रही थी, नहीं रिपल्सिव भी 2 बन रही थी, उस टाइम हमने मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन करी जो मैथमेटिकली होती है, हालांकि यहाँ नहीं करके दिखाई हुई वो। उस टाइम जो मैग्नीट्यूड जो की कैलकुलेशन हुई उसमें कौन जीता, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। बट इसमें तो नंबर में पहले ही रिपल्सिव फोर्सेस जीत गई हैं, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस 5 हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस 4 हैं जो नहीं बन रही हैं। तो इसमें तो सीधा पता लग रहा है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर दें तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होनी है शुरू में ही, अट्रैक्शन कम है। तो होगा क्या, अगर आप दो एटम्स को पकड़ के जबरदस्ती एक दूसरे के करीब लेके भी आ रहे हो, जब तक पकड़ के रखोगे तब तक आपस में एक दूसरे के क्लोज रहेंगे, क्योंकि फिर तो आपने उनको फोर्सफुली रखा हुआ है ना एक दूसरे के क्लोज। जब आपने छोड़ा वो वैसे ही वापस रिपेल कर जाएंगे, तो एक दूसरे को वो दोनों एटॉमिक स्टेट में ही रहेंगे, वो दोनों एटॉमिक स्टेट में रहना ही प्रेफर करेंगे। तो जैसे इसमें अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, डिस्टेंस ये डी क्या है, इन दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस जिनको आप एक दूसरे के क्लोज लेके आ रहे हो। जैसे जैसे आप डिस्टेंस घटाते जाओगे, घटाने का मतलब जीरो की तरफ आना डिस्टेंस, तो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव में है इस साइड। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी अच्छी नहीं होती सिस्टम के लिए, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो वो अच्छा है, क्योंकि तब वो स्टेबल हो रहा होता है। अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, अगर उसमें कोई चेंज कर रहे हो और उस चेंज की वजह से उस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इट मींस सिस्टम उस स्टेट में नहीं रहेगा। जैसे ही आप फोर्स रिमूव करोगे वो वापस उसी स्टेट में जाएगा जिस स्टेट में वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। और हीलियम के केस में वो वाली स्टेट कौन सी है, एटॉमिक स्टेट, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाए। ओके, तो यहां से हमें पता लग गया कि एनर्जेटिकली हीलियम मॉलिक्यूल बनना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही आप हीलियम के एटम्स को पकड़ के एक दूसरे के पास लेके जाना शुरू करोगे He2 बनाने के लिए, ठीक है, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस से, होगा क्या, जो इनके बीच में जो सिस्टम बनेगा, इन दो एटम्स के बीच में जो सिस्टम बन रहा है, जब आप इनको एक दूसरे के क्लोज लेके आ रहे हो, जितना क्लोज लेके आते जा रहे हो उतनी ही उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा, जैसे ही फोर्स रिमूव हुई दोनों एटम्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करके दूर। दिस इज हीलियम एटम ए, दिस इज हीलियम एटम, गॉट इट, हेलो चरणजोत, समझ आया? ਹਾਂਜੀ ठीक, तो ये एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने पहले जो समझाया, फर्स्ट टर्म कोवलेंट बॉन्ड की उसने थ्योरी जो दी, पहली दी इसने एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म में, कि जब दो एटम आपस में जो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, अगर उनके अप्रोचिंग से जो उनका सिस्टम की एनर्जी है वो जीरो से डिक्रीज कर रही है, जो सिस्टम बन रहा है, ठीक है, और वो अपने एक मिनिमम पॉइंट पे आ रही है, तो इट मींस उन दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड बन सकता है। क्लियर? अगर तो ऐसा हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जब दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो वो क्या होगा, तो इट मींस उनके बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता, नो बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। तो ये उसने पहली बात समझाई
एनर्जी कंसिडरेशन के टर्म में, कि एनर्जी कंसिडरेशन से कैसे पता लगाया जाता है कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट उसने दी, नेक्स्ट जो उसने थ्योरी दी वो एटॉमिक ओवरलैप की कंसेप्ट में दी, कि जब एटम जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ओवरलैपिंग से कैसे पता लगाते हैं कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दिया। बट ऑर्बिटल ओवरलैप से पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप। जैसे 1s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, 2p ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डबल टाइप, 3d ऑर्बिटल की शेप कैसी कैसी होती है, डबल डम्बल्ड, ओके, 4f ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, ट्रिपल डम्बल्ड, ओके। हालांकि 4f तो आएगा ही नहीं, मेन इनके बारे में आप इनकी शेप एक बार रिकॉल हो गई। अब चलो अब देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, lowering of the energy takes place when atomic orbitals of approaching atoms partially interpenetrate into each other. इंटरपेनेट्रेट का मतलब जब वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं। एक एटम के इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ठीक है, क्लियर। अगर ऐसा हो सकता है, ठीक, और ऐसा होने पे लोअरिंग ऑफ एनर्जी हो रही है, तो इट मींस बॉन्ड बनेगा, क्लियर। Thus, a covalent bond is formed by the partial overlap of two half-filled atomic orbitals containing electron with opposite spin. तो it means covalent bond कैसे बनता है, जब आपके पास partial overlapping होती है two half-filled atomic orbitals की। तो half-filled atomic orbital मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो इट मींस आपके पास एक एटम का ऑर्बिटल आएगा ये वाला, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन का ये वाला ऑर्बिटल आएगा, दूसरे हाइड्रोजन का सेम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आएगा बट विद ऑपोजिट स्पिन। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे देन बॉन्ड विल बी फॉर्म। अभी मैं दिखाता हूँ डायग्राम से भी, क्लियर। और अभी ये वाली लाइन को बाद में पढ़ते हैं, देखो इसको अभी बाद में रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, दो हाइड्रोजन एटम जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन एटम है, इसमें आपको पता है हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, मतलब उसमें वो जो 1s है वो हाफ फिल्ड होता है। और इस हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट स्पिन वाला होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, और ये ऑपोजिट स्पिन कर लेता है ऑटोमेटिकली। जैसे ये दोनों आपस में अप्रोच करना शुरू करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन ऑपोजिट कर लेता है, क्लियर। और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो होगा क्या, इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ओवरलैपिंग में क्या होगा, ये वाला एरिया जो है ये कॉमन बन जाएगा, और उस एरिया में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा एग्जिस्ट करना शुरू कर जाता है। क्योंकि हालांकि ऑर्बिटल जो है वो एक क्लाउड होता है, वो एक फिक्स ऑर्बिटल नहीं होता, ऑर्बिट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे दिखाया हुआ देखो, 1s atomic orbital of hydrogen and 1s atomic orbital of second hydrogen is overlapping like this, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ओके, क्लियर। और जितनी ज्यादा ये ओवरलैपिंग होगी, जितना ज्यादा ये एरिया ज्यादा होगा जो ओवरलैप हो रहा होगा, उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगा। जैसे एफ के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी ओवरलैपिंग कम होती है, और एच के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो ओवरलैप होता है, वो ज्यादा एक्सटेंट पे होता है, इसलिए एच बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेरिजन टू एफ। आगे मैं दिखाता हूँ फिगर्स में। जैसे यहाँ पे देखो एच बॉन्ड बनाता हुआ दिखाया हुआ है, हाइड्रोजन एटम ये रहा, हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, उसमें हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल है। और फ्लोरीन एटम में क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, ठीक है। हालांकि इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p5। और जो 2p में 5 ऑर्बिटल है वो कैसे फिल्ड है, 2px फुली फिल्ड हो गया, 2py फुली फिल्ड हो गया, 2pz जो है वो हाफ फिल्ड रहा। तो 2pz जो हाफ फिल्ड है और हाइड्रोजन का एटम का 1s जो कि हाफ फिल्ड है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड फॉर्म, ये बॉन्ड फॉर्म हो गया एच मॉलिक्यूल के बीच में।
अब F2 मॉलिक्यूल के बीच में कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, देखो एक फ्लोरीन एटम है, उसमें भी 2pz हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, दूसरे फ्लोरीन एटम का भी 2pz हाफ फिल्ड है। क्लियर? तो दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, और जो ओवरलैप्ड रीजन आएगा ये वाला, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम उसको यहाँ दिखा देते हैं ओवरलैप्ड रीजन में, ये वाले में। ठीक, तो यहाँ पे बन गया बॉन्ड। ठीक है, मतलब बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में पार्शियली ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन के केस में 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz, सॉरी उल्टा बोल दिया, 2pz 2px 2py 2px। क्लियर? अब ये रहा आपके पास एक नाइट्रोजन एटम, इसमें 2pz 2py और 2px तीनों हाफ फिल्ड हैं, और दूसरे एटम में भी ऐसा ही है, 2pz 2py और 2px तीनों हाफ फिल्ड हैं। तो होगा क्या इसके केस में, इसको मैं एक मिनट रुको जरा, इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, यहाँ पे 2pz यहाँ पे ना बना के इसको यहाँ बनाओ इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ये 2pz। ओके, अब ओवरलैपिंग कैसे होगी, ये और ये आपस में ओवरलैप कर जाएगा लाइक दिस, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। क्लियर? और साथ में जो 2px है और जो इसका 2px है, दोनों का एक्सेस, क्योंकि दोनों का जो एक्सेस है वो कॉमन चाहिए, तभी ये आपस में ओवरलैप कर पाएंगे, ये आपस में साइड बेज ओवरलैप कर जाएंगे। साइड बेज ओवरलैपिंग कैसे होती है वो आगे डिटेल में करने वाले हैं अभी अभी हम। ठीक है, तो 2px के साथ 2px और 2py के साथ 2py, ये आपस में क्या कर जाते हैं, दे स्टार्ट टू ओवरलैप, साइड वेज ओवरलैप। तो नाइट्रोजन के एटम के एक एटम के बीच में और नाइट्रोजन के दूसरे एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, टोटल 3। ठीक है, एक बनता है ये वाली ओवरलैपिंग से जो हेड टू हेड हो रही है, इसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैप। ठीक है, और 2 बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं जो साइड बेज ओवरलैपिंग से बनेंगे। ये साइड बेज और हेड टू हेड कैसे होती है वो आगे पढ़ने वाले हैं अभी हम। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड बनते हैं। मतलब यहाँ पे अभी तक क्या ओवरऑल कंक्लूजन निकला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड होते हैं, जब वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, दे स्टार्ट पार्शियली ओवरलैपिंग ईच अदर, और जो ये ओवरलैप्ड एरिया होता है इसमें इलेक्ट्रॉन की टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होती है, तो यहाँ पे इसलिए इसको बोलते हैं कि बॉन्ड बन गया। ठीक है, ओवरलैपिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे हो सकती है वो यहाँ पे समझाया हुआ है, ये देखो। ठीक है, दीज आर दी वेज टू ओवरलैप। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, इनके एविडेंसेस ये आप खुद पढ़ोगे बाद में अभी। ठीक, पहले इससे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे होती है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, अब इसमें ओवरलैपिंग क्लियर करेंगे हम। कोवलेंट बॉन्ड की टाइप कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ ओवरलैपिंग इज अकरिंग। एक होती है सिग्मा, एक होती है पाई बॉन्ड। देयर आर 2 टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक होता है पाई बॉन्ड। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, द कोवलेंट बॉन्ड्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। एक है सिग्मा, सिग्मा का सिंबल देख लो, ये ऐसे, इसको सिग्मा बोलते हैं, याद रखना। when a bond is formed between two atoms by the overlap of their atomic orbitals along the internuclear axis। internuclear axis का मतलब क्या है, जैसे ये एक एटम का न्यूक्लियर, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों का, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, इन दोनों के बीच में अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए, ये वाली, इस लाइन को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या बोला, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय द ओवरलैप ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो ओवरलैपिंग हो रही है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होनी चाहिए। मतलब ओवरलैपिंग या तो एंड टू एंड होनी चाहिए, या तो हेड टू हेड होनी चाहिए, या तो एंड टू हेड होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ इनका मतलब क्या है। जैसे 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल, हम 1s ऑर्बिटल को बोलते हैं कि इसका हेड है ये, क्योंकि इसमें हेड टेल है ही नहीं कुछ, ये है ही स्फेरिकल है। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल जब आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, दे ओवरलैप लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? और ये ऐसे बन जाएंगे नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ओवरलैपिंग क्या हुई, इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ पे है, ये रहा। जो ओवरलैपिंग है वो भी कहाँ हुई, वो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड ही हुई ना, ये वाले इसी के एक्सिस के अराउंड हुई। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड हुई है।
तो ऐसी ओवरलैपिंग को बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, क्योंकि 1s में हेड ही होता है, इसमें टेल तो होती ही नहीं क्योंकि ये स्फेरिकल है। ठीक है, अब हेड टू एंड ओवरलैपिंग देखते हैं। 2pz के केस में हम बोलते हैं ये एंड है, ये हेड। ठीक है, मतलब जिस साइड से वो अप्रोच कर रहा है 1s को, उसको एंड बोलेंगे। ओके, तो 2pz और 1s के बीच में ओवरलैपिंग कैसे होगी? ये दोनों आपस में अप्रोच करने शुरू करेंगे एक दूसरे के लिए ऐसे, तो ऐसे इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, हेड टू एंड ओवरलैपिंग। ये हेड है, ये एंड है, हेड टू एंड ओवरलैपिंग होगी लाइक दिस। और ओवरलैपिंग होने के बाद जो यहाँ पे ऑर्बिटल बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा? वो ऐसा ऐसा दिखेगा कुछ। ठीक है, क्योंकि वो नई शेप ऑक्यूपाई कर लेगा ना। ओवरलैप होने के बाद एक्चुअल में ये लाइंस वगैरह तो अपनी मर्जी से लगा रखी हैं उनको रिप्रेजेंटेशन सिंपल करने के लिए, तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ कुछ ऐसी शेप का दिखेगा। ओके, क्लियर? ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन का 2pz दिखाया हुआ है, बाकी ऑर्बिटल नहीं दिखाया क्योंकि उनकी ओवरलैपिंग होनी नहीं है, इसलिए उनको शो नहीं किया हुआ। और ये हाइड्रोजन के 1s को दिखाया हुआ। सिमिलरली pp ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कैसे कर सकते हैं? 2pz और 2pz, अब के केस में जो एंड आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं उन दोनों को एंड ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? एंड टू एंड। क्लियर? तो इसमें ओवरलैपिंग जब होगी दैट विल बी लाइक दिस, जब ये और ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, दिस इज दी एंड टू एंड ओवरलैप। और ये भी एंड टू एंड ओवरलैप किस अलोंग, किस एक्सिस के अलोंग बना है? ये रहा इंटरन्यूक्लियस एक्सिस, उसी के ऊपर बना है, ये उसी के ऊपर ओवरलैपिंग हुई है, तो दिस इज एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, क्लियर? और इसमें ये जो आपके पास जब ये नया ऑर्बिटल बन जाएगा, जब ये ओवरलैप होने के बाद कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपैरिजन टू यहाँ जो टर्मिनल पे है उसके कंपैरिजन में। ठीक, और दो न्यूक्लियस के बीच में जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएं तब क्या होता है? दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करना कम कर देते हैं, तभी तो बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि ये वाला न्यूक्लियस भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये वाला न्यूक्लियस भी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे बनती हैं, ऐसे होती है हेड टू हेड, हेड टू टेल एंड टेल टू टेल ओवरलैपिंग। ये तीन तरीके हैं। क्लियर? हालांकि p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं, जैसे 3dz² और 2pz जो है, ये दोनों सेम एक्सिस के अलोंग है, तो जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? दे विल ओवरलैप लाइक दिस। ओके, और ये भी ओवरऑल कैसे दिखेंगे? ऐसा जो नया ऑर्बिटल बन जाएगा वो इट विल लुक लाइक दिस। ओके, तो ऐसे आपके पास होती है एंड टू एंड, हेड टू हेड एंड हेड टू एंड ओवरलैपिंग, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बनती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ये साइडवेज ओवरलैप से बनता है, ये हेड टू हेड ओवरलैप से नहीं बनता। इट फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप, लाइक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स। dd में भी बन जाता है और p और d में भी बन जाता है, हालांकि अभी सिंपली सिर्फ p ऑर्बिटल्स में बात करेंगे, हालांकि dd और pd में भी एग्जिस्ट करता है ये। इन अ डायरेक्शन राइट एंगल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहाँ पे है? जैसे ये p ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस है और ये रहा p ऑर्बिटल, ये आपस में दोनों साइडवेज ओवरलैप हो गए ऐसे, इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये रहा, ओवरलैपिंग यहाँ पे हुई है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं हुई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर हुई है और नीचे हुई है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसी ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज दी पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग। इससे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज दी पाई बॉन्ड। ठीक है, और बॉन्ड बनने के दौरान इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? यहाँ पे, अबव एंड बिलो ऑफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हालांकि इससे भी स्ट्रेंथ ही मिलती है। ओके, जैसे पाई बॉन्ड इन ऑक्सीजन कैसे बनता है? ऑक्सीजन में आपको पता है दो p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं, एक ये वाला हो गया मान लो, एक ये वाला हो गया, और दूसरा एक ये वाला हो गया, और दूसरे ऑक्सीजन का ये रहा, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये पहले ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं। जब ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो होता क्या है? एक तो उनमें हेड टू हेड ओवरलैप बनता है ये वाला, और ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं
ये भी आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा इधर को ये झुक जाता है, थोड़ा सा इधर को ये झुक जाता है, लाइक दिस, ऐसे। तो ऐसे इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, ठीक, क्लियर। और इसमें साइडवेज ओवरलैप हुआ, जैसे अगर ये 2pz है 2px है, तो ये भी 2px ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम एक्सिस के अलाउंग है, तो होंगे तभी ओवरलैप कर पाएंगे। अगर मान लो एक एक्स एक्सिस पे है, एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे है, दूसरा जेड एक्सिस पे है, तो इनका ओवरलैप नहीं हो पाएगा। ओके, तो आपके पास क्या होगा, तो अब हमने क्या किया, इसमें 2px देखा कि 2px और 2px इन दोनों का बन रहा है साइडवेज बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैप से बॉन्ड, और इन दोनों का बन रहा था, जैसे मान लो ये 2pz है और ये भी 2pz है, ये 2px 2px, तो 2pz आपस में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड सिग्मा है। और इन दोनों की हालांकि ये एक ही ऑर्बिटल है, एक और दो, इन दोनों की वजह से जो साइडवेज ओवरलैपिंग हुई उससे क्या बना, एक पाई बॉन्ड। इन दोनों को, इन दोनों में 2px है, तो इसको एक पाई बॉन्ड बोलना है, दो नहीं बोलना। तो इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन एटम कैसे जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड से ना, उस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि एक हेड टू हेड ओवरलैप से बना होता है, दूसरा साइडवेज ओवरलैप से बना होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन एटम के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन एटम के केस में तीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, 2pz 2px 2py, तीनों हाफ फिल्ड हैं, ठीक, मतलब ये तीनों हाफ फिल्ड हैं, लाइक दिस, ऐसे दिखा दीजिए, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरे नाइट्रोजन के भी तीनों हाफ फिल्ड हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें तीन बॉन्ड बनते हैं, एक तो बन गया एंड टू एंड, ये वाला जिसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। एक बन गया 2py का 2py के साथ, जैसे ये 2py अगर ये है तो यहाँ पे 2py ये है इसका, इन दोनों का आपस में, क्लियर। सिमिलरली 2px का 2px के साथ साइडवेज ओवरलैप, दूसरे एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा अलाइन हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया ना पिछली बार में, ऐसे थोड़ा सा अलाइनमेंट इनकी एक दूसरे की तरफ आ जाती है ऐसे, तो उनकी वजह से बॉन्ड बन जाता है, क्लियर। तो नाइट्रोजन एटम के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल में से एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो दो बॉन्ड बने होते हैं वो पाई होते हैं, ठीक है। एक पाई बनता है 2py और 2py की ओवरलैप से, और दूसरे वाला पाई बनता है 2pz और 2px और 2px ओवरलैप से। और जो ये सिग्मा बॉन्ड बना होता है, ये 2pz और 2pz ओवरलैप से बनता है, ठीक है, जो हेड टू हेड ओवरलैप करवा देते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे बनता है पाई बॉन्ड बाय द साइडवेज ओवरलैप, ठीक है। हालांकि पाई बॉन्ड dd के बीच में भी बन सकता है, pd के बीच में भी बन सकता है, लाइक यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ये p और ये रहा d ऑर्बिटल, लेट इट बी, ये आपके पास ये कौन सा है, लेट इट बी, ये आपके पास जो है, दिस इज डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये आपके पास है पी एक्स। तो इनकी साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, देखो हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर रहे, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैप किसको बोलती हैं, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्लियर। अगर आपके पास जो बॉन्ड है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग बनता है, इसके अलॉन्ग बनता है, तब उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर उसके ऊपर नीचे बन रहा है दैट इज द पाई बॉन्ड, जैसे डी और डी के बीच में भी पाई बॉन्ड बन सकता है, लाइक दिस, जो साइडवेज ओवरलैप से बनता है, ओके, क्लियर। और याद रखना, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दी पाई बॉन्ड, क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जब हेड टू हेड ओवरलैप होता है, तो ये जो रीजन है, चाहे 2pz और 2pz का हो, ये जो रीजन है, ये जो ओवरलैप का रीजन है, ये ज्यादा होता है। और हमने पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, ये वाला, स्ट्रॉन्गर इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ज्यादा एक्सटेंट में होती है इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एज कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो सिग्मा और पाई के बॉन्ड के बारे में आपने पढ़नी है। इन सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। जैसे ये रहा सिग्मा बॉन्ड बना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना ये रहा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पे है, ये रहा, दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये सिमेट्रिकल है और इसी के अलॉन्ग है, सब जगह डेंसिटी सेम सेम सी है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, क्लियर।
एक्सिस के अराउंड ही ऐसा हो रहा है, बट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड इट इज अनसिमेट्रिकल। पाई बॉन्ड के केस में ये अनसिमेट्रिकल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वाला रीजन तो खाली रह गया, ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला, ये तो खाली है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये अनसिमेट्रिकलिटी को जनरेट करता है। इट इज अनसिमेट्रिकल, ओके, बीइंग मोर कंसंट्रेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। ये जो एटॉमिक न्यूक्लियाई का प्लेन है ये वाला, इसके अबव है, अबव बना, अबव ओवरलैप हुआ, ठीक है, इसके बिलो ओवरलैप हुआ, बट इसके अलोंग ओवरलैप नहीं हुआ, जो कि अनसिमेट्रिकलिटी को जन्म देता है। ठीक है, क्लियर? ये आगे आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप भी है, इसकी भी बात करते हैं। उससे पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिस्टिंक्शन करते हैं एक बार। सिग्मा पाई बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अप्रोचिंग होती है, और इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, ये तो आपको क्लियर हो गया पहले ही। ठीक है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग बिटवीन एस एस, एस पी, पी पी, पी डी में भी बन सकता है। ओके, क्लियर? दिस इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी पी ऑर्बिटल्स ओनली। ये नहीं है वैसे पूरी बात, पी पी, पी डी, डी डी ऑर्बिटल्स। तो अब आप बोलोगे सर रह क्या गया, एस पी भी, एस एस भी बोल दो, नहीं, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग होने की तो सवाल ही नहीं उठते। एस ऑर्बिटल में हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप होती है। इवन एस और पी की भी हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप ही हो सकती है। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैप कर सकते हैं। साइडवेज ओवरलैप होने के लिए डम्बल्ड शेप चाहिए, जैसे पीएक्स दूसरे पीएक्स को अगर अप्रोच कर रहा है तो इन दोनों के डम्बल्ड शेप है, तो इसलिए साइडवेज ओवरलैप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी एस, मतलब दोनों ऑर्बिटल में से एक एस हुआ तो कभी भी आपके पास साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब तब कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता। तो आप ये भी कह सकते हो एस ऑर्बिटल नेवर पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। थर्ड पॉइंट, overlapping is quite large and hence sigma bond is strong. Overlapping is small in small extent means pi bond is weak. Electron cloud is symmetrical, अभी मैंने बताया, electron cloud is unsymmetrical. Sigma bond consists of only one electron cloud symmetrical about the internuclear axis. जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, जैसे यहाँ पे देखो, तो सिग्मा बॉन्ड के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है दो न्यूक्लियस के बीच में। जैसे इसमें ये और ये न्यूक्लियस था, जैसे ये और ये न्यूक्लियस था ना, जो नया इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना वो एक ही बना, दो हाइड्रोजन के एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना था वो एक ही बना। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग से एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नया बनता है, वो दो न्यूक्लियस के बीच में होता है, यहाँ पे बनता है दो न्यूक्लियस के बीच में। बट पाई बॉन्ड्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है वो अबव एंड बिलो बनता है, न्यूक्लियस के बीच में नहीं बनता। ठीक है, न्यूक्लियस फिर भी एक दूसरे की तरफ आपस में रिपल्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत कम आते हैं। ओके, तभी तो पाई बॉन्ड वीक होता है एज कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वन अबव द प्लेन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड द अदर बिलो इट। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है लास्ट पॉइंट? फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। जब सिग्मा बॉन्ड बना तो ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड रोटेशन हो सकती है, मतलब आप इसको घुमाओगे तो घूम सकता है ना। जैसे मान लो आपने एक दीवार में, ये दीवार है, ठीक है, या मान लो ये एक आपने लकड़ी की फट्टी सी ले ली और दूसरी ये वाली ये हो गई, इन दोनों को एक कील से जोड़ दिया, अब आप इन दोनों को रोटेट कर सकते हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बट अगर आप इनमें दो बॉन्ड हुए, एक सिग्मा हुआ एक पाई हुआ, पाई बॉन्ड के केस में क्या होता है, जब ये दो बॉन्ड से जुड़ेंगे तब इनकी रोटेशन नहीं ना होगी, तब आप इसको रोटेट नहीं कर सकते, ये स्टिफ हो जाएंगे, ना इसको रोटेट कर पाओगे ना इसको रोटेट कर पाओगे। तो इट मींस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, बट पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं पॉसिबल होती? बिकॉज ऑन रोटेशन ओवरलैपिंग वेनिशेस, सो दी बॉन्ड ब्रेक। जैसे मान लो ये पाई बॉन्ड बना हुआ, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ,
ठीक है, अगर रोटेशन करोगे तो ये पाई बॉन्ड टूट नहीं जाएगा? अगर वो टूट गया फिर तो सिंगल बॉन्ड बन गया। सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो सकती है, डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो सकती, क्योंकि डबल बॉन्ड में अगर ये बॉन्ड रखना है तो आपको रोटेशन नहीं करवानी, अगर करवाई तो बॉन्ड टूटेगा, अगर बॉन्ड टूटेगा तो वो सिंगल बन जाएगा, फिर वो डबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि पाई बॉन्ड जो है वो रोटेशन उसके अराउंड पॉसिबल नहीं होती। ओके, अब जो लास्ट कंसेप्ट रह गया दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ओवरलैप। देखो, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर किया है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें वेव करेक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक तरह की वेव ही होती है। तो अगर वेव है तो इलेक्ट्रॉन में क्रस्ट और ट्रफ होगा, वेव में क्रस्ट और ट्रफ होता है ना, क्रस्ट को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रफ को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास पॉजिटिव ओवरलैप किसको बोलते हैं, नेगेटिव ओवरलैप किसको बोलते हैं और जीरो ओवरलैप किसको बोलते हैं, अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करेगी, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, पॉजिटिव साइन से मैंने क्या बोला, क्या डेजिग्नेट हो रहा है, क्रस्ट। ठीक है, नेगेटिव से क्या फॉल हो रहा है, ट्रफ। जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करेगी, जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करती है तो जो नई वेव बनती है दैट इज विद इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करती है, मतलब जब पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव फॉल करता है, पॉजिटिव वेव फंक्शन के ऊपर पॉजिटिव वेव फंक्शन जब फॉल किया, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है हम बोलते हैं ये पॉजिटिव ओवरलैप है। ठीक है, जैसे ये वाला पॉजिटिव ओवरलैप है, ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है, ये भी पॉजिटिव ओवरलैप है, क्योंकि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल करी, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, इसको पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं, जैसे ये सारे पॉजिटिव ओवरलैप के एग्जांपल। नेगेटिव ओवरलैप क्या है, जब क्रस्ट के ऊपर ट्रफ पड़ जाए, इसका क्या होता है, इससे क्या कॉन्सिक्वेंस निकलता है, मान लो ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की बात हो रही है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल ऐसे है, ये ट्रफ पहले आई उसकी, क्रस्ट बाद में, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं तो क्या होगा, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव कम कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको नेगेटिव ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, हालांकि आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी उसमें ज्यादा क्लियर होगा इस बात को, पर थोड़ा बहुत अभी भी समझ लो इसको। तो नेगेटिव ओवरलैप में क्या होता है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल कर रही है, जैसे यहाँ पे क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल कर रही है, यहाँ भी क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल कर रही है, इसका क्रस्ट लिया, इसका ट्रफ ले लिया। ठीक है, इसमें भी उल्टा वही हो रहा है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ। ठीक, तो ये सारी एग्जांपल्स कौन सी होगी, नेगेटिव ओवरलैप। जीरो ओवरलैप किसको बोलते हैं, जिसमें ओवरलैपिंग हो ही ना, जैसे अगर आप पी एक्स और एस को ओवरलैप करवाना शुरू करो, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, जो पी जेड है वो तो एस के साथ ओवरलैप कर जाता है एंड टू हेड ओवरलैपिंग से, बट आपने पी एक्स को और एस को ओवरलैप करवाने की सोची और ऐसा आप अलोंग दी जेड एक्सिस लेके आ रहे हो, तो ये दोनों अब ओवरलैप कर रहे हैं, नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर आप पी एक्स और पी वाई को ओवरलैप करवाने की सोच रहे हो, पी वाई जो है वो वाई एक्सिस में होगा, उसका एक्सिस ही अलग है। ठीक है, जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है, ये वाली लाइन इधर वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप करवाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये ओवरलैप नहीं करेंगे आपस में, तो सेम कॉन्सिक्वेंस इसमें होगा। इनके केस में क्या होगा, इनके केस में ओवरलैपिंग होगी नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैप। ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप। और जो बॉन्ड बनता है, चाहे वो सिग्मा हो चाहे वो पाई हो, वो किसकी वजह से बनता है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव ओवरलैप, क्योंकि पॉजिटिव ओवरलैप की वजह से ही जहां पे ओवरलैपिंग होती है, जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है, ये दो न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका ध्यान जो बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने की तरफ चला जाता है। ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये न्यूक्लियस उनको उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ये भी उन्हीं को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बॉन्डिंग के दौरान, ये ग्लू का काम करते हैं, जो उन दोनों न्यूक्लियस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड बनता है बाय दी ओवर एटॉमिक ऑर्बिटल